Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today we are going to explain class 11 bio chapter number 3rd. Today topic is angiosperms. Unlike the gymnosperm where the ovules are naked, in the angiosperms or flowering plants the pollen grains and ovules are developed in a specialized structure called flowers. In angiosperm, the seeds are enclosed by fruits. The angiosperm are an especially large group of plants occurring in wide range of habitats. They range in size from tiny, almost microscopic wolfia to tall trees of eucalyptus over 100 meters. They provide us with food, fodder, fuel, medicines and several other commercially important products. They are divided into two classes, the dicotyledons and monocotyledons. पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे कि हम फ्लावर अथवा पुष्प कहते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो हमने पहले स्टडी किया था उसमें हमने देखा था कि इसमें जो बीज होते हैं उसके ऊपर की तरफ कवरिंग नहीं होती। एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी कि इनके अंदर फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है और इसमें बीज फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। यह पादपों का यानी प्लांट्स का सबसे बड़ा वर्ग है। इनकी जो अवेलेबिलिटी है इन प्लांट्स की वो बहुत ज़्यादा है। ये माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्मदर्शीय से लेकर वुल्फिया जो जीवों में वुल्फिया से लेकर सबसे ऊंची वृक्ष यूकेलिप्टस जिसकी की ऊंचाई 100 मीटर तक की होती है तब तक यह पाए जाते हैं। इनमें हमें भोजन, चारा और ईंधन, मेडिसन, औषधियाँ ये सब इस वर्ग से हमें प्राप्त होती हैं और यह बहुत ही ज़्यादा आर्थिक महत्व वाला पार्ट है। दे आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस, इन्हें 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला जो फर्स्ट पार्ट है इसका डाइकोटिलेडन्स यानी जिन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है और दूसरा है मोनोकोटिलेडन्स यानी कि एक बीजपत्रीय पादप। द डाइकोटिलेडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 2 cotyledons in their seeds while the monocotyledons have only one. The male sex organs in a flower is the stamen. Each stamen consists of slender filament with an anther at the tip. The anthers flowering meiosis produce pollen grains. The female sex organs in a flower is the pistil or the carpel. Pistil consists of an ovary enclosing one to many ovules. Within ovules are present high reduced female gametophyte termed embryo sac. The embryo sac formation is processed by meiosis. Hence, each of the cells of an embryo sac is haploid. Each embryo sac has a 3-celled egg apparatus, 1 egg cell and 2 synergis, 3 antipodal cells and the 2 polar nuclei. The polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus. Pollen grains after dispersal from the anther are carried by wind or various other agencies to the stigma of a pistil. आगे की तरफ बताया गया है बेटे कि जो द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलेडन्स जो प्लांट होते हैं उनकी पहचान बीजों के 2 बीजपत्र होने से होती है। यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पर चने का लेते हैं बीज, तो इसे हम बराबर 2 भागों के अंदर विभक्त कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो ऐसे वाले जो प्लांट्स हैं जिनके बीज को हम दो बराबर भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, तो वो उसकी एक नॉर्मली पहचान हो जाएगी कि वो डाइकोटिलेडन्स से बिलोंग करते हैं, वो डाइकोटिलेडन प्लांट से बिलोंग करते हैं। तो द्विबीजपत्री पौधों की जो पहचान होती है वो दो जो बीजपत्र हैं जो उसके कोटिलेडन्स हैं उनसे पहचान हो जाती है, और पत्तियों के अंदर उनकी जो लीफ जो होती हैं उनके अंदर जालिका रूपी शिरा विन्यास जो है वो पाया जाता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होंगे, सीड्स वाइल द मोनोकोटिलेडन्स हैव ओनली वन, और मोनोकोटिलेडन्स के अंदर तो केवल एक ही सीड पाया जाएगा, यानी एक ही पार्ट होता है, उसको दो बराबर भागों में हम डिवाइड नहीं कर सकते। और इसके अलावा बताया गया है कि जो फ्लावर्स होंगे इसके डाइकोटिलेडन्स के वो चतुष्टीय यानी कि 4 कोटिलेडन्स एंड द पंचजयी यानी कि पेंटा टाइप के होंगे, अर्थात पुष्प के प्रत्येक पुष्पीय चक्र में 4 अथवा 5 सदस्यों के होने के आधार पर आधार होते हैं उसमें। दूसरी ओर एकबीजपत्री पौधों में केवल बीज में केवल एक ही बीजपत्र होता है। पत्ती में समानांतर शिरा विन्यास यानी कि जो हम लंबाई वाला जो बनाते हैं वो वाला पाया जाता है, और इसके जो फ्लावर्स जो होते हैं वो थ्री पार्ट वाले होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक पुष्प चक्र में केवल 3 उपांग होना ही बीजपत्री पौधों के विशेष अभिलक्षण है। जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट जो होते हैं उनमें हम लोगों ने देखा सबसे मेन पहचान उसकी बीजपत्र वाली हो गई। इसके अलावा आगे की तरफ बताया गया है कि पुष्प में जो फ्लावर जो होते हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो माइक्रोस्पोरिक हो जाता है, यानी लघु बीजाणु पत्र होता है, और प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है, यानी कि जो एंथर जो होता है उसके अंदर एक बिल्कुल पतला सा तंतु टाइप में होता है, जिसकी शीर्ष के ऊपर जिसके ऊपर की तरफ परागकोश पाया जाता है, यानी कि वो जो पॉलन का जो पार्ट होता है, पॉलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्स, पॉलन ग्रेन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो उसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद बताया गया है कि प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है और उसके ऊपर शीर्ष की तरफ परागकोश पाया जाता है। परागकोश के अंदर पराग मात्र कोशिकाएं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं, यानी अर्धसूत्रण टाइप की होती हैं। इसके बाद में बताया गया है कि द pollen grains germinated to the stigma and the resulting pollen tubes grow through the tissue of stigma and style and reach the ovule. The pollen tubes enter the embryo sac where 2 male gametes are discharged. One of the male gametes fuse with the egg cell to form a zygote. The other male gametes fuse with the diploid secondary nucleus to produce the ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, जिसे कि हम शॉर्ट में PEN के नाम से जाना जाता है। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूजन दिस इवेंट इज टर्माइड एज डबल फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड द PEN डेवलप्स इनटू embryosperm which provides nourishment to the developing embryo. The syngnates and the antipodes degenerate after fertilization. During these events, the ovules develop into seeds and the ovaries develop into fruit. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन आपकी कि फर्टिलाइजेशन के पश्चात फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड द ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज शोन इन फिगर 3.6। आगे की तरफ बताया गया है बेटे कि जो मेल पार्ट होता है वो माइक्रोस्पोरिक होता है जो कि परिपक्व होकर परागकण बनाता है, और जो फ्लावर जो होता है उसमें जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है उसके अंदर उसे हिंदी में स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उसमें हमें पता ही है कि सबसे नीचे की तरफ ओवरी होती है, देन स्टाइल और स्टिग्मा उसके अंदर पाए जाते हैं। स्टाइल स्टिग्मा ओवरी उसके अंदर प्रेजेंट होती है और इसमें ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही होता है, और 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती हैं जिनमें से 3 विकसित हो जाते हैं और एक विभाजित होकर
भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक बनाता है। फिर इसके अंदर आगे की तरफ बताया गया है कि इसमें एक एग सेल होती हैं, 2 इसके अंदर हेल्प करने वाली जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो पाई जाती हैं। 2 इसके अंदर जो पोलर सेल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। 2 ध्रुवीय परागकोश के निकलने के बाद हवा तथा अन्य एजेंसियों द्वारा स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। वो हमें अच्छे से पता है, हम लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर स्टडी किया है कि किस तरीके से पोलन ग्रेन जो होते हैं वो ओवरी तक पहुंचते हैं, है ना। तो उसके लिए जो एयर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाती है। इसके अलावा जो वाटर है वो भी, और बाय एनिमल भी ये जो प्रोसेस होता है वो कहीं कहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में बताया गया है कि जब ये आपस में जो दोनों पार्ट जो हमें आपस के अंदर मिल जाते हैं तो फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और चूंकि इसमें 2 संलग्न होते हैं तो पहला वाला जो है वो द्विनिषेचन कहलाता है। यदि 2 आपस के अंदर जुड़ते हैं तो द्विनिषेचन कहलाते हैं। और द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का एक अद्वितीय गुण है, यानी इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है। युग्मनज जो होता है वो भ्रूण 1 अथवा 2 बीजपत्र टाइप के हो सकते हैं, वो में विकसित होता है। और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित हो जाते हैं, यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर ही ये अच्छी तरीके से इसमें डेवलप हो रहे हैं। आगे दिया गया है यहाँ पर कि द Syngrenes and the antipodes generated after a fertilization during these events the ovule develops into seed। जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है तो ओव्यूल्स जो हैं वो सीड में कन्वर्ट होते हैं और जो ओवरीज होती है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज शोन इन फिगर 3.6 के अंदर देखिए आपके सामने यहाँ पर लाइफ साइकिल शो किया गया है एंजियोस्पर्म प्लांट्स का। तो फर्स्ट ये स्टार्टिंग हो रहा है प्लांट वाले पार्ट से, देखेंगे आप कि स्पोरोफाइट होता है वो, यानी बीजाणुद्भिद है। इसके बाद में स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी बताया गया है फीमेल पार्ट में। इधर देखिए आप, ये हमारा फीमेल पार्ट हो गया, ये वाला जो है वो मेल पार्ट है। ये इतना जो है ये फीमेल पार्ट के अंदर है, स्टिग्मा स्टाइल एंड द ओवरी। और उसके बाद में ये जो है ये मेल पार्ट है जिसमें एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट होता है। इसके बाद में माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये कन्वर्ट हुआ है। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो गैमेटोफाइट यानी कि एन जनरेशन कहलाती है। इसके बाद में जब आगे जाके ये मेल गैमेटोफाइट देन एग, और मेल गैमेटोफाइट जो है जब एग से मिलता है तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये बनता है। ये हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 8 में भी इसकी स्टडी की है। देन आफ्टर जब पोलन ग्रेन फीमेल के यहाँ पे स्टिग्मा के अंदर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होने के बाद में एग जो है वो ओवरी तक पहुँचता है, और ओवरी तक पहुँचने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में फिर एवरियो का डेवलपमेंट है, और ये यहाँ पर 2n स्ट्रक्चर आ गया इसका। और उसके बाद में जब इसका जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा, तो ये वापस से स्पोरोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हमारे ये जितने भी पार्ट थे हमने अलगे से स्टार्ट किया था, और एंजियोस्पर्म तक प्लांट किंगडम का ये जो पार्ट है ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ द जनरेशन। तो इसकी जो डीपली स्टडी है वो हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे।